प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम में एमकॉम द्वितीय वर्ष अर्थात चतुर्थ सेमेस्टर में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आप में से अनेक विद्यार्थियों को इस संदर्भ में कुछ शंकाएं थी, परेशानियां थी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया गया है, लेकिन फिर भी जो लोग संपर्क नहीं कर सके हैं उनके लिए आज मैं यहाँ जो गाइडलाइंस कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई हैं उनकी चर्चा करूंगा और आप रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं इसके संबंध में भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं गाइडलाइंस की बात करूंगा। एक प्रमुख समस्या ये रहती है कि आपका डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने पेजेस की हो या कितने शब्दों की हो। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा जो गाइडलाइंस भेजी गई हैं उसके अनुसार आपका डिसर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कम से कम 20 पेज और अधिक से अधिक 50 पेज की हो सकती है। यहाँ पर आपका डिसर्टेशन 25 से 30 पेज का उचित होगा, यद्यपि वह अधिक से अधिक 50 पेज का हो सकता है और न्यूनतम 20 पेज का, लेकिन 25 से कम पेज यदि ना हो तो ठीक रहेगा। आपको अपनी डिसर्टेशन टाइप करवाकर जमा करनी है। हाथ से लिखे गए प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट जो आपको टाइप करवानी है उनके लिए फॉन्ट भी छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किए गए हैं। जो छात्र अंग्रेजी भाषा में अपना प्रोजेक्ट लिख रहे हैं वे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का प्रयोग करेंगे और फॉन्ट साइज 12 सामान्य टेक्स्ट के लिए फॉन्ट साइज 12 निर्धारित करेंगे। यद्यपि जो हेडिंग्स हैं उन्हें फॉन्ट साइज 16 में लिखा जा सकता है। दो लाइनों के बीच में जो लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट करते हैं वो लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। इसी तरह से हिंदी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में कृतदेव 10 या मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसमें फॉन्ट साइज 14 जो सामान्य टेक्स्ट है उसके लिए फॉन्ट साइज 14 तथा हेडिंग्स के लिए फॉन्ट साइज 18 रखा जा सकता है। लाइन स्पेसिंग यहाँ भी 1.5 की रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि सभी प्रोजेक्ट टाइप करवाकर और ये टाइप A4 साइज पेपर पर करवाए जाएं, वो जमा करने हैं और इनकी एक सॉफ्ट कॉपी भी PDF फॉर्मेट में बनानी है और इसे भी आपको सबमिट करना है। ध्यान ये रखना है कि जो PDF फाइल आप बनवाएंगे उसकी साइज 2.5 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है। इसलिए उचित ये रहेगा कि आप 2 MB के आसपास की ही PDF फाइल तैयार करवाएं, जिससे कहीं अपलोड करने में दिक्कत ना आए। ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल जमा होगी इसकी ऑफलाइन कॉपी तो रहेगी ही, लेकिन साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को सबमिट की जाएगी, जिसे मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। एक बाह्य परीक्षक इसका मूल्यांकन करेंगे और जो सॉफ्ट कॉपी है वह उनके पास भेजी जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से नकल करके नहीं लिखनी है, कहीं से कॉपी करके नहीं लिखनी है और इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप स्वतः लिखें। आप कहीं दूसरी जगहों से पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, वहां के रेफरेंसेस ले सकते हैं, वहां का कुछ सेकेंडरी डाटा भी ले सकते हैं। उसका उल्लेख यथास्थान
आपके द्वारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट की भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए और उसमें कहीं कोई नकल नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्लेगरिज्म चेक करने की बात कही है और आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी सजेस्ट किए गए हैं जिनके माध्यम से आप चेक कर लें कि आपने कहीं से किसी दूसरे शोधार्थी के शोध कार्य से आपका शोध कार्य मैच ना कर रहा हो। यहाँ पर यह बता देना उचित है कि सामान्यतः 10% सिमिलरिटी मान्य होती है, लेकिन अगर इससे अधिक सिमिलरिटी कहीं मिल रही है तो आपका शोध कार्य रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए प्लेगरिज्म चेक कर लें और अगर सिमिलरिटी इससे ज्यादा है तो आप अपने टेक्स्ट में परिवर्तन करके उसे उचित बना लें, अन्यथा विश्वविद्यालय के द्वारा आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर जो अगला बिंदु है वो महत्वपूर्ण है कि आप 2 कॉपी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा लें और इसे टाइप करवाने के पश्चात उसे स्पाइरल बाइंडिंग करवाने के पश्चात ही डिपार्टमेंट में सबमिट करें और उसके साथ साथ एक सॉफ्ट कॉपी जो कि 2.5 MB से कम आकार की हो PDF फाइल के रूप में, उसे भी आपको सबमिट करना है। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर जो सजेस्ट किए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कॉपीलिक्स एक सॉफ्टवेयर है, स्मॉल SEO टूल्स एक सॉफ्टवेयर है, प्लेगरिज्म डिटेक्टर भी एक सॉफ्टवेयर है। इनमें से किसी भी, कोई टेक्स्ट है, AI प्लेगरिज्म है, चेकर है, इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कहीं किसी दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट से वो मिल तो नहीं रहा है, सिमिलरिटी या समानता तो नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप तैयार करें उसे अपने स्वतः प्रयास से ही तैयार करें, जिससे वाइवा के समय आपको कठिनाई ना हो। प्रोजेक्ट पर एक वाइवा भी होगा जिसके बारे में तिथि आदि आपको बाद में बता दी जाएगी। यह जो प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा, इसके पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना है और उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वह भी विश्वविद्यालय के द्वारा बता दिया गया है। इसे यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। और इसमें देखिए आई, इसके बाद स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, हियर बाय सर्टिफाइड दैट दिस डिसर्टेशन, उसके बाद टाइटल लिखेंगे, जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल है वह लिखेंगे, हैज बीन कैरिड आउट बाय मी एट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DNPG कॉलेज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर। द डिसर्टेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज बीन subjected to plagiarism check by, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है। जो 4-5 सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट किए गए हैं उनमें से जिससे भी आपने चेक किया है उसका नाम लिख दें और जितनी सिमिलरिटी आई है उसका प्रतिशत यहाँ लिख दें। ध्यान रखिए कि सिमिलरिटी 10% से कम होनी चाहिए और इसके पश्चात आपको सिग्नेचर करने हैं कैंडिडेट को और अपने जो रिसर्च सुपरवाइजर हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। फॉरवर्डेड, वो फॉरवर्ड करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर टाइप करवा लेना है और उसके ऊपर सुपरवाइजर के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो कि आपकी बात को प्रमाणित करेंगे कि हाँ इन्होंने ओरिजिनल वर्क यहाँ पर किया है। अब प्रश्न आता है कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फ्रंट पेज है वो दिया जा रहा है। सबसे ऊपर आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना है, उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DNPG कॉलेज फतेहगढ़ CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर फॉर द partial fulfillment for the award of the degree of Master of Commerce by, आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, और नीचे ब्रैकेट में जो यूनिवर्सिटी का आपका एग्जामिनेशन का रोल नंबर है उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे।
अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, अपने सुपरवाइजर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ईयर जो आपका सेशन है 2023-24 वो लिखा जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान छोड़े गए हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है तो आपको अपना नाम लिखना है, या नेम ऑफ स्टूडेंट दोबारा नहीं लिखना है, बाई और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। इसी तरह टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है तो टाइटल शब्द नहीं लिखना है, बल्कि अपना टाइटल जो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल बनाया है, डिसर्टेशन का टाइटल बनाया है, शोध कार्य का जो शीर्षक है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आइए कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आपको लगानी है। सबसे पहले फ्रंट पेज, जिसका फॉर्मेट हमने आपको अभी बताया है, वैसा फ्रंट पेज तैयार करवा लेंगे और सबसे ऊपर वह रहेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसका फॉर्मेट भी हम आपको बता चुके हैं, ये रहेगा। इसके बाद तीसरे क्रम पर एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है। एक्नॉलेजमेंट का तात्पर्य है कि आपने जिन जिन लोगों से सहायता प्राप्त की है उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना है। आप इस रिसर्च में या शोध कार्य में जिन जिन लोगों से अभी आपको सहायता मिली है उनके नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स का नाम मेंशन कर सकते हैं। आप अपने सुपरवाइजर का नाम अनिवार्य रूप से मेंशन करेंगे, उन्होंने आपको जो सहायता दी है उनका नाम मेंशन करेंगे कि इनसे हमें बहुत इन्होंने हमारा कुशल मार्गदर्शन किया और इसलिए हम इनके प्रति बहुत आभारी हैं। डिपार्टमेंट के जो दूसरे प्राध्यापक हैं उनके नाम भी आप यहाँ लिखेंगे जिनसे भी आपने सहायता ली है। सुपरवाइजर के अतिरिक्त अन्य प्राध्यापकों के नाम भी लिखे जाने चाहिए। इसके अलावा यदि आपने किसी से टाइपिंग में सहायता ली है या डाटा कलेक्शन में सहायता ली है, या जिन लोगों किसी सरकारी विभाग से आपने डाटा लिया है, तो उन सरकारी विभागों के प्रति भी आप आभार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपको ये सारी चीजें जिस क्रम में लगी हुई हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उस क्रम को यहाँ पर लिखना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पुस्तक में विषय सूची लिखी होती है, उसी तरह से यहाँ भी यह इंडेक्स या विषय सूची है। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उनका पृष्ठ संख्या लिखनी होती है। इंडेक्स के पश्चात इसमें लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स ऑब्लिक ग्राफ्स, यानी जो टेबल्स आपने अपने प्रोजेक्ट में बनाई हैं उन टेबल्स को क्रम दिया जाएगा और उनकी लिस्ट यहाँ पर शुरुआत में लिख दी जाएगी। अगर आपने कुछ चार्ट्स भी बनाए हैं या ग्राफ्स के द्वारा डाटा को प्रदर्शित किया है तो उन चार्ट को भी एक क्रम संख्या प्रदान करेंगे और यहाँ पर लिस्ट में उन्हें उनका उल्लेख कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मेन आपका शोध कार्य है वो प्रारंभ होता है और उसमें कुछ चैप्टर्स सजेस्टेड हैं। अब चैप्टर्स के नाम कुछ चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के चैप्टर्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आप इसे कह सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको विषय जो आपने शीर्षक चयन किया है उस शीर्षक के संदर्भ में उसका विवरण लिखना है। उसकी भूमिका एक तरह से आपको बनानी है कि हमने यह जो रिसर्च लिया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस शीर्षक की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें आपको बताना है कि इस शीर्षक पर या इस विषय पर इसके पहले कौन कौन शोध हुए हैं जिनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो जो रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करें उनके बारे में आप संक्षेप में एक पेज में या 2 पेज में लिख दें उन ऑथर्स का नाम जिनके रिसर्च पेपर का आपने पढ़ा है और उनके जो निष्कर्ष निकले हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख दें। लिटरेचर रिव्यू, यदि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो फर्स्ट चैप्टर में नहीं बता सके हैं लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को बताना आवश्यक है, तो यहाँ पर आप लिटरेचर रिव्यू में उन कॉन्सेप्ट्स को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा। इसमें आपको बताना है कि आपने किस किस प्रकार के डाटा यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा हो सकता है जो आपको दूसरी बुक से मिल जाएगा, प्राइमरी डाटा भी आप हो सकता है कलेक्ट कर लें। तो प्राइमरी डाटा आपने कैसे कलेक्ट किया है, उसके लिए सैंपल की जो टेक्निक्स कौन सी अपनाई है और किस एरिया से कितना कौन कौन से रिसर्च
डाटा आपने इकट्ठे किए हैं उसके बारे में आपको बनाया, सैंपल साइज कितनी है, कितने लोगों से आपने डाटा कलेक्ट किया है, ये चीजें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी बताना है। इसके अलावा यह कि आपने कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं अपने रिसर्च को आगे कैरी करने में, उन टूल्स एंड टेक्निक्स का, यहाँ टूल्स और टेक्निक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल टूल्स से मतलब है, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं। वो कोरिलेशन हो सकता है, वो मीन मीडियन मोड हो सकता है, या और कुछ भी एस्टिमेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, काई स्क्वायर हो सकता है, जो भी आपने प्रयोग किया है उन सारे रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स का यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। यदि कुछ विशेष फार्मूले आपने इस्तेमाल किए हैं तो उन फार्मूलों का उल्लेख भी यहाँ मेथोडोलॉजी में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई एक या दो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की है तो वो जो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आपने अडॉप्ट की है, जो आपने नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए बनाई है, सोची है, उसका उल्लेख भी यहाँ पर आप कर देंगे कि आपने कौन कौन सी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग आगे रिसर्च में की है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो एक दो पेज का, 3 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, उसमें आपको ये सारी चीजें आपको बता देनी है। यहाँ पर इसकी सीमा निश्चित नहीं है कि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी कितने पेज की होगी। आपके पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से 20-25 पेज का प्रोजेक्ट लिखना है तो उसमें 2 पेज या 3 पेज का लिटरेचर और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हो सकती है, 1-2 पेज का लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, 2 पेज का या 2.5 पेज का या 3 पेज का इंट्रोडक्शन हो सकता है। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद डाटा प्रेजेंटेशन, यानी आपका जो मेन कॉन्टेक्स्ट आता है, इसमें आपको जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, प्राइमरी डाटा हो सकता है, सेकेंडरी डाटा हो सकता है, उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना है, उसकी टेबल्स बनाकर प्रस्तुत करनी है, उनकी एनालिसिस करनी है, उनका इंटरप्रिटेशन करना है, और जो अगर आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और उसका रिजल्ट बताना है कि आपकी हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है, वो फेल हुई है अथवा नहीं हुई है, तो उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष यहाँ पर देना है। 5th चैप्टर में फिर आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी, वो फाइंडिंग्स यानी जो एनालिसिस आपने की, उसके आधार पर आपने क्या पाया, निष्कर्ष क्या निकला, वो आपको यहाँ पर देना है। और उस रिसर्च के पश्चात जो आपने रिसर्च की है, इसके बाद आप फर्दर रिसर्चर्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए या कंपनीज के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या सजेशंस देना चाहते हैं, वो सजेशंस आपको दे देने हैं। और अंत में जो नेक्स्ट चैप्टर है बिब्लियोग्राफी का, बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, तो यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं, जो रिसर्च पेपर आपने जिनका उपयोग किया है, या जो न्यूज़पेपर्स आपने यहाँ पर उपयोग किए हैं, उनकी लिस्ट आपको दे देनी है। यहाँ पर उन बुक्स का नाम भी दे देना उचित रहेगा जो यद्यपि आपके सीधे शोध शीर्षक से संबंधित नहीं है, लेकिन उनसे आपने स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग किया है, तो उनका भी उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स जिनसे आपने कुछ समाचार इकट्ठे किए हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ पर कर सकते हैं, और उन्हें इसी तरह से कैटेगरी में बांटेंगे। बिब्लियोग्राफी में सबसे पहले बुक्स को लिखेंगे, फिर रिसर्च पेपर्स को लिखेंगे, और फिर लास्ट में न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स जो आपने इस्तेमाल की हैं उन्हें लिखेंगे। अंत में बिब्लियोग्राफी के पश्चात आपका जो मेन रिसर्च वर्क है वो पूरा हो जाता है। फिर आप एनेक्स्चर्स, अगर आपने कोई क्वेश्चनियर बनाई है डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के लिए, तो उस क्वेश्चनियर का जो स्वरूप है वह यहाँ पर आप एनेक्स्चर के रूप में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। यह क्वेश्चनियर भी 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज की हो सकती है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी क्वेश्चनियर होगी क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी बहुत छोटा सा है, तो 2 पेज की क्वेश्चनियर हो सकती है। या अगर आपने इंटरव्यू लिए हैं तो आप उसका शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस रिसर्च को करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स तो टॉपिक्स ये हैं, लेकिन ये टॉपिक्स आप पहले छांटेंगे भी कैसे। तो जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप अपना माइंड मेकअप करें कि आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है। ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है किस एरिया में बनानी है, वो मार्केटिंग में भी हो सकती है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हो सकती है, या किसी दूसरे टॉपिक पर हो सकती है, लेकिन वो होना उन्हीं
उसी क्षेत्र में होना चाहिए जो, चूंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स से ही रिलेटेड होनी चाहिए।